शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने वाली प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री एवं दक्षिण विधायक अनीता पटेल द्वारा प्रतिवर्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 8 जून गुरुवार को जवाहर रंगमंच पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने वाली प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री एवं दक्षिण विधायक अनीता पटेल द्वारा प्रतिवर्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आगामी 8 जून को गुरुवार को जवाहर रंगमंच पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर विधायक पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने और शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं से 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में आगामी 8 जून गुरुवार को 4:30 बजे जवाहर रंगमंच पर भव्य समारोह सम्मान आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 40 विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। 12वीं कक्षा में निजी और सरकारी विद्यालयों में 90% या इससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को विधायक पटेल मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगी। आज पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आज की प्रेस वार्ता में आप सब लोग उपस्थित आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु है जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार है उसके 9 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 9 वर्ष कांग्रेस द्वारा शासित 70 वर्षों पर भी भारी पड़े हैं, क्योंकि इन 9 वर्षों के बात मैं करूं तो मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपेक्षित वर्ग है, उसको ऊंचा उठाने की बात कही है। गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उनको आवास मिले, उनको उनके हाथ को रोजगार मिले, उनके हाथ को कौशल मिले, उनको पैसा मिले। इस नाते से मुद्रा योजना में बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता दे करके और ऋण दे करके उनको अपने हाथ पर खड़ा किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास सुविधा के नाते से पूरे देश भर में 4 करोड़ से भी अधिक आवास बनाए गए हैं, जिसमें पहले सिर्फ 1 कमरा आवास के रूप में मिलता था, लेकिन अब 2 कमरे, रसोई, इज्जत घर के साथ साथ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ साथ में अब महिलाओं को जो है रोशनी की सुविधा सौभाग्य योजना में मिलने जा रही है। 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान भर में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन था। अब आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में 31 करोड़ लोगों के पास में ये गैस की सुविधा है। तो बहुत महत्वपूर्ण माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता देकर गरीब का कैसे हित हो सके, गरीब को कैसे ऊंचा उठाया जा सके, उसकी बात की है। गरीब को और कैसे साधन संपन्न बना सकते हैं, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। डिजिटाइजेशन के साथ में डिजिटल इंडिया के नाते से अब जो भी सुविधाएं जो गरीब को मिलनी थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल रही है। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण से, जब कांग्रेस कभी किसी ज़माने में कहा करती थी कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे जो हैं 85 रुपये कोई दलाल खा जाता है, बीच में कहीं भ्रष्टाचार की भेंट खट चढ़ जाता है। सिर्फ 15 रुपये ही 100 रुपये में से उस लाभार्थी को, उस पात्र व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन अब 100 रुपये यदि सरकार भेजती है तो 100 का 100 रुपये ही अब उस लाभार्थी को मिलता है। ये करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन देने का काम मोदी जी ने किया है। दूसरी तरफ मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से कैसे उसको सुरक्षित वातावरण मिले, कैसे उसको शिक्षा मिले। 3 तलाक के द्वारा जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें थे, मुस्लिम बहनें थी, उनको 82% अब ये 3 तलाक के केस ख़त्म हो गए हैं, उनको सुरक्षित जीवन उनको मिला है। महिलाओं को चाहे सेना में स्थायी कमीशन देने की बात हो, चाहे सैनिक स्कूल में उसके एडमिशन की बात हो, उन सब मोर्चों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। युवा शक्ति कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके नाते से स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत
बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। PIL स्कीम के माध्यम से रोजगार कैसे जनरेट हो, कैसे वो उद्यमी बने और स्वयं रोजगार क्रिएटर बने, लोगों को रोजगार देने वाला बने, इस नाते से युवाओं का ध्यान रखा गया। यदि मैं किसान की बात करूं तो आमूलचूल परिवर्तन, सच्चर कमेटी की जितनी रिपोर्ट्स थी 99% रिपोर्टों को सरकार द्वारा मान लिया गया। ये पहली गवर्नमेंट थी जिसमें वो कमेटी की रिपोर्ट को माना गया। चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात हो, चाहे फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे बिजली के माध्यम से सोलर पैनल लगा करके किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की बात हो, उनको फसल बीमा योजना के माध्यम से उनकी फसल की सुरक्षा करने की बात हो, या फिर सॉइल हेल्थ के नाम से उनके मिट्टी परीक्षण की बात हो, हर तरह से किसानों को किस तरह से वैज्ञानिक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो वैज्ञानिक सपोर्ट हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से हर वर्ष नए उत्तरोत्तर उन्नति करने के माध्यम से किसानों को नई नई टेक्निक और नई नई मशीनरी के माध्यम से खेती को किस तरह से आसान बनाया जा सके और किसान किस खेती के माध्यम से अपना जीवन उन्नत बना सके, उसकी पूरे प्रयास माननीय मोदी जी के शासनकाल में हुए। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो 34 साल बाद में इस देश में नई शिक्षा नीति आई है और PM श्री योजना के तहत पूरे देश भर में जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उन राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षकों की ट्रेनिंग और अच्छे शिक्षक कैसे हम ला सकें उसकी बात की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की यदि मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत पूरे देश भर में लागू किया गया है। उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज पूरे देश भर के किसी भी अस्पताल में जाकर के एक गरीब आदमी, एक बीमार आदमी उस उपचार को करा सकता है। ये व्यवस्था यदि करने की काम किसी ने किया है तो ये व्यवस्था करने का काम मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ यदि भारत में विकास की दृष्टि से हम देखें, एक विकसित भारत कैसे बनना चाहिए, तो जिस भारत में जो 2014 से पहले सिर्फ 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वही भारत में 2014 के बाद में उनकी संख्या लगभग तिगुनी होने जा रही है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई जहाज में यात्रा करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। रेल की बात करें तो किसी तरह से रेलों में कैसे उन्नति हो सकती है, हमारी गुड्स और यात्री ट्रेनें अलग अलग करके पूरे देश भर की रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का काम यदि किसी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड समय में किया है तो वो माननीय मोदी जी की सरकार में किया है। जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उन सब नेशनल हाईवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश भर को जोड़ने का काम किया ताकि हमारे देश की कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ जाए और भारत की एकता साबित हो सके। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो राम मंदिर बनाने के साथ साथ में धारा 370 हटाते हुए उन्होंने इस पूरे देश की एकजुटता की बात करी। और दूसरी तरफ वहीं जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है, लेकिन वही कांग्रेस कश्मीर में जाकर के यह वादा करके आती है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पुनः धारा 370 लगाएंगे। तो एक तरफ से पाखंडी ये कांग्रेस है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। और सांस्कृतिक दृष्टि से या हमारी पुरातन धरोहरों को संरक्षित करने की बात हो, 250 से अधिक ऐसे हमारे पुरातत्व महत्व की मूर्तियां और स्मारक और अलग प्रकार की चीज़ें जो चोरी के द्वारा विदेशों में चली गई थी उनको भारत में वापस लाने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया। और साथ साथ में जो हमारे अल्प आय के जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं वो अल्प आय वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण पहली बार यदि इस हिंदुस्तान में मिला है तो ये मोदी जी की सरकार में किया है। राज्यों को ओबीसी का कानून बनाने, ओबीसी का आरक्षण देने का प्रावधान पहली बार मोदी जी की सरकार में हुआ है। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास और के साथ इस मूल मंत्र के साथ चलते हुए हम भारत को कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कैसे साख बने। 21 जून आने वाला है, लेकिन ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और पूरी दुनिया ये मानने लगी है
कि भारत जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मान करके चलता है, भारत में मानवता है और ये जो भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो हिंदुस्तान से बाहर जा कर के भी प्रतिष्ठित होने लगा है। तो यही एक पहचान, एक नई पहचान, एक नई दिशा, एक नया सोच माननीय मोदी जी ने दिया है। और माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को हम जब देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये कार्यकाल यदि इस जनता के विश्वास के साथ में और आगे बढ़ा तो हम भारत की बदली हुई तस्वीर, एक नया भारत, एक विकसित भारत को देखेंगे। यही आज प्रेस के माध्यम से आपको मेरे को बताना था। और इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा सक्षम नेतृत्व है, ऐसा प्रेरणादायी नेतृत्व है जो हमेशा हमें भी लोगों के साथ जुड़ने का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, निश्चित रूप से ये कालखंड इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से अंत्योदय की भावना को दृष्टिगत करते हुए और उसे साकार करते हुए 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला और इस देश के जन कल्याण के जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसको साकार करने के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आज वो किसी भी वर्ग की हम बात करें, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे सैनिक हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की योजनाएं अभी माननीय नेताजी ने आपको प्रेस वार्ता में बताई है, एक अप्रतिम कार्य उन सब वर्गों के लिए किया है। साथ ही सबसे बड़ा जो विषय है कि इस देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने का जो काम 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से 4.5 वर्षों तक बाड़ों में बंद रही, अपनी आपसी लड़ाइयों में उलझी रही, और अब केवल जब चुनाव के 5 महीने 6 महीने शेष बचे हैं, जनता को भ्रमित करके जिस प्रकार से सरकार और जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा आज वो विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों में जिस प्रकार से खर्च करके और वाहवाही लूटने का जो काम कर रही है, ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। और ये भी ध्यान में आता है कि जिन योजनाओं को साकार करने के माननीय मुख्यमंत्री जी सपने देख रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि 3 महीने बाद आचार संहिता लगनी है और आचार संहिता लगने के बाद उस योजना का कितना लाभ उनको मिल पाएगा, ये भली भांति तरह से जनता जानती है। और वहाँ दूसरी ओर हम बात करें कि जहाँ आज देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधा जनता के खातों के अंदर पैसा दिया, आज वहीं माननीय अशोक गहलोत जी राहत शिविरों के माध्यम से जनता को इस भरी धूप के अंदर, जो मई जून का ये समय चल रहा है, ऐसे समय के अंदर जनता को उस शिविरों में आने के लिए और जो पूर्व में योजनाएं उनकी चालू थी, उन योजनाओं का दोबारा नवीनीकरण करा करके पंजीकरण कराने पर ही उसको लाभ मिलेगा, ऐसी जो बाध्यता उन्होंने की है, इससे जनता बहुत आहत है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में देगी और कांग्रेस की सरकार राजस्थान से संपूर्ण रूप से खत्म होकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन इस राजस्थान में होगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के हमारे कार्यकाल के जो महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ 31 मई को एक विशाल जनसभा के माध्यम से अजमेर से हुआ है। महीने भर के ये हमारे 30 जून तक के कार्यक्रम हैं। प्रत्येक दिन हम उसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो हमारे विशिष्ट वर्ग हो, चाहे हमारा व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारा युवा हो, महिला वर्ग हो, विभिन्न जो मोर्चों के हमारे हैं, उन सब जातियों के साथ मिलकर के और महीने भर का हमने पूरा जो है कार्यक्रम बनाया है, जो हमको केंद्रीय नेतृत्व से मिला है, उस पर हम लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के और जो माननीय मोदी जी की जनकल्याणकारी योजना हैं उनसे उनको रूबरू भी कराएंगे। और निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस की गहलोत सरकार है, इसके विरोध में उनको बता करके और निश्चित रूप से उनकी हकीकत हम सब सामने लाएंगे। ऐसा पूरा पार्टी का संगठन का एक विशेष अभियान चल रहा है।